नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। केरल में विमान हादसा हुआ है। रनवे पर विमान फिसल गया है। कोझिकोड के रनवे पर यह विमान फिसलना बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं तो केरल से निकलकर सामने आ रही है। केरल के कोझिकोड में जो विमान दुबई से केरल पहुंचा था वो हादसे का शिकार हुआ है। तकरीबन 180 यात्री इसमें सवार थे और बताया जा रहा है 6 क्रू मेंबर भी इसमें शामिल थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि पायलट सहित 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है और इस हादसे को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर एमपी वेबिनार सीरीज का पहला दिन हुआ और पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई एक्सपर्ट ने इसको लेकर सुझाव दिए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के लिए सुझाव दिए गए हैं। बफर में सफर, नर्मदा पथ, टूरिज्म, एयर कार्गो के लिए सुझाव दिए गए हैं। फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज, टाइगर रिजर्व जैसे अहम सुझाव पर भी अमल होगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये नई पहल शुरू की है। उनका कहना है कि जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनता चला जाएगा। यही वजह है कि अब ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए। खबर जबलपुर से। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 85 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 2.5 साल का मासूम भी बताया जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या 1749 हो चुकी है। अब तक 1218 मरीज रिकवर हुए हैं। तो कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय वैक्सीन ही है, जिसे बनाने में सैकड़ों वैज्ञानिक रात दिन जुटे हुए हैं। ऐसे में इस महामारी से जूझ रहे भारत और कम आय वाले देशों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने कहा है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी के साथ बड़ी साझेदारी हुई है। इस साझेदारी की वजह से भारत और कम आय वाले देशों को सिर्फ $3 यानी कि 225 रुपये में वैक्सीन मिल सकेगी। अब इंतजार बस कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के पूरे होने का है। आपको यह भी बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए इस समय दुनिया भर में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें से 21 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पर तैयार हुआ वैक्सीन भी इन्हीं में से एक है। यह वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम दौर में है। कोरोना काल में त्योहार को लेकर सरकार के निर्देश जारी हो चुके हैं। जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, दुर्गाोत्सव, मोहर्रम को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक रूप से झांकियों की अनुमति नहीं मिलेगी। पंडाल और बड़ी मूर्तियां बैठाने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। सभी त्योहार घर पर ही मनाने होंगे। सार्वजनिक रूप से राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रमों पर बैन लगातार बना रहेगा। धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद अनिवार्य होगा। मंत्री जिलों में जो ध्वजारोहण है वो नहीं करेंगे। सभी मंत्री भोपाल में आयोजित समारोह में ही शामिल होंगे।
आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा अब शिवराज सरकार करने जा रही है। 23 मार्च 2020 से 6 महीने पहले तक के फैसलों की समीक्षा होगी। सरकार ने समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। 5 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी गठित की गई है। नरोत्तम मिश्रा, जगदीश देवड़ा, बिसाहुलाल सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह समिति के सदस्य बनाए गए हैं। समीक्षा के लिए पहले से बने हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट भी कैबिनेट कमेटी के सामने पेश होगी। तो इस वक्त चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, आखिर किस मंशा से ये जांच पड़ताल होने जा रही है? क्या उम्मीद, क्या उद्देश्य अब इससे निकलकर सामने आएगा? देखिए, 2-3 बातें बहुत मुझे लगता अहम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आखिरी के 6 महीने कमलनाथ सरकार के थे, उस समय कोविड का काल नहीं था, तो उस दौरान उनके जो लिए गए निर्णय हैं वो उस परिस्थिति के हिसाब से होंगे और आज जो परिस्थिति है वो भिन्न है। एक दूसरा, जो काला पीला नीला करने की आदत है कांग्रेस की सरकारों की, उन निर्णयों की समीक्षा होगी कि इसमें कहीं कोई अनियमितता, भ्रष्टाचार का कारण तो नहीं है, कोई लेन देन, कोई किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला, तो उसका प्रशासकीय तरीके से जिस प्रकार से स्कैनिंग और स्क्रूटनी कर सकते हैं वो करेंगे, समीक्षा करेंगे और जिम्मेदार लोग हैं और ये तो सरकार की प्रक्रिया के तहत होगा। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जिस प्रकार के जरूरतें हैं, जिस प्रकार से प्रदेश को आगे लेके जाना है, उस प्रकार के निर्णयों की उन विभागों में दरकार है। तो रजनी जी, अभी भी कई ऐसे पूर्ववर्ती सरकार के फैसले हैं जिन पर रोक लगाई गई है, तो अब क्या बदलने की तैयारी होगी, फैसलों को निरस्त करने की तैयारी होगी? मैंने कहा सब कुछ संभव है ना, दोनों तीनों कारणों से सब कुछ संभव है। काला पीला काम जो होगा उस दृष्टि से भी और कोविड के कारण भी, उस समय कोविड नहीं था, आज कोविड है, तो उस दृष्टि से प्राथमिकताएं भी बदली हैं। और मैंने कहा काला पीला करने में माहिर रही है सरकार, छोटे बड़े टेंडर का मामला हो या बाकी मसले हो, तो समीक्षा होगी। जो प्रशासकीय बिंदुवार जो समीक्षा करने के लिए मापदंड तय करेंगे उस पर आधार पर समीक्षा ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करेगा। कई ऐसे मंत्री हैं जो वर्तमान में आपकी सरकार में हैं, वो उस सरकार में भी, उस कार्यकाल में भी मंत्री रखे, तो उनके विभागों की भी जांच पड़ताल होगी और वही करेंगे? बिल्कुल, ये कोई ऐसा छोड़ के मंत्रियों की समीक्षा थोड़ी करनी है, नहीं निर्णयों की समीक्षा। कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया है तो मंत्री तो वही है, विभागीय निर्णय हुए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समीक्षा तो निर्णयों की होनी है, कैबिनेट के निर्णयों की भी होनी है। और कैबिनेट के निर्णय दीपेश जी कैसे हुआ करते थे वो भी किसी से छिपा हुआ थोड़ी है। अगर इन मंत्रियों की मर्जी ही उस कैबिनेट के निर्णयों में हुआ करती मनोयोग के साथ में, तो भी वो तिरस्कृत और बहिष्कृत क्यों होते उस सरकार में? तो ये भी सबको पता है कि ये किस प्रकार से वहाँ कमलनाथ जी का एक तरफा शासन था, अपनी मनमर्जी चला करती थी। जी, जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, 23 मार्च 2020 से 6 महीने का जो कार्यकाल आपकी सरकार का रहा, कांग्रेस शासनकाल का, उसमें कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा वर्तमान सरकार करने जा रही है, कैसे लेते हैं? नहीं, ये एक बदले की भावना से और गलत अवधारणा के साथ काम करने की जो है ये नीति जो नई अपनाई है सरकार ने, ये बहुत ही विवेकहीनता की बात है। आने वाली सरकारें ये सब ऐसी ही करेंगी। सरकार कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं होती है, सरकार चुनी हुई जनता के द्वारा बिठाई गई सरकार होती है, वो सरकार होती है और वो प्रदेश की जनता उसको ट्रस्टी बनाकर जिम्मेवारी। रूटीन प्रक्रिया नहीं कहलाएगी क्या? क्या की रूटीन प्रक्रिया? आज बीजेपी जो फैसले ले रही है, क्या कल आने वाली सरकार इन फैसलों को बदल दे, परंपरा डाल रहे हो? क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी उन्होंने बदलने का नहीं कहा, सिर्फ ये कहा समीक्षा होगी। रजनीश जी, आपसे यही रजनीश जी, क्या बदले की भावना है जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि सही जगह सही निशाना लगा है। इन्होंने बदले की भावना कहना अभी से शुरू कर दिया है मात्र समीक्षा से। और एक सरकार की जो बात कर रहे हैं तो सरकार ही तो कर रही है। सरकार जिस व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार एक सतत प्रक्रिया होती है, तो उसी सरकार के अंग मंत्री हैं और मंत्री एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा करेंगे। मैंने पहले भी कहा, करने में कैसा भाई, इतने भयाक्रांत क्यों हो रहे हैं कि बदले की भावना पहले ही करार दे रहे हैं? इसका मतलब है कहीं कोई काला पीला है? गुप्ता जी,
नहीं, निकालना दो, काला और पीला और लाल और सफेद, इसके आगे इनके पास विवेक नहीं है। ये जब ये काम कर लें उसके बाद हम फेस करेंगे, फाइट करेंगे जितना इन्हें करना है, इसमें कोई डर थोड़ी है। इस तरह की जो बात लोग करते हैं कि भयाक्रांत क्यों है, ये भी जो है ये अज्ञान का द्योतक है। कोई भयाक्रांत नहीं है, गलतफहमी निकाल दें दिमाग से, और जो करना है, जिस तरह की समीक्षा करना करें। जब समीक्षा सामने आएगी हम उसको फेस करेंगे, उसकी बात करेंगे, बताएंगे जनता को कि क्या कर रहे हैं। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि कई ऐसे निर्णय हुए हैं जो उस कार्यकाल पे लिए गए हैं, वो उन पर सवाल खड़े हुए हैं, इसी वजह से अब समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद अगर बदलने होंगे तो बदल दिए जाएंगे। तो कांग्रेस इसे बदले की भावना करार दे रही है। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से। हाईकोर्ट ने रखी जमानत के लिए अनोखी शर्त। अब ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जेल में बंद छात्र के सामने शर्त रखी गई है। 2 महीने तक सोशल मीडिया छोड़ने की शर्त रख दी है और 2 महीने तक सोशल मीडिया छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है। 2 महीने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया छोड़िए, हाईकोर्ट ने यह कहा है। 5 पौधे लगाइए, उनको बड़ा कीजिए, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन को दीजिए, ये भी कहा है। मारपीट के मामले में जेल में आरोपी छात्र बंद था और अब उसे जो जमानत मिली है वो भी विशेष शर्त पर जमानत दी है। अब इसे आप अजीबोगरीब शर्त भी समझ सकते हैं या फिर इसे सुधार की दिशा में एक अच्छी पहल भी कह सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी सेंसिटिविटी दिखाती हुई, कितनी न्यायालय सेंसिटिव है, और ये दिखाती हुई ये ऑर्डर किया है इसमें कि ये इसके एज को ध्यान में रखते हुए, इसके एजुकेशनल करियर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगले 2 महीने के लिए अपने आप को दूर रखेगा और केवल पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएगा। जिससे कि आजकल न्यायालय में ये ऐसा देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो नए लड़के जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रादर देन कि वो अपना टाइम स्टडीज़ में लगाए। इस एस्पेक्ट को न्यायालय ने ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर किया है और ये बताता है कि हमारी कोर्ट जो है वो कितनी संवेदनशील है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है जिसमें 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव का स्वागत किया गया है। साथ ही सेंट्रल टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी एवं सर्टिफिकेट बोर्ड बनाने की भी मांग की है ताकि स्कूल शिक्षा की समस्त किताबों टेक्स्ट बुक की विषय वस्तु एक हो सके। साथ ही विश्नोई ने नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो गलती हम पहले कर चुके हैं उन्हें दोहराना नहीं है। मध्य प्रदेश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हमको इसको अपनाना चाहिए, पर अपनाने के लिए पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहाँ कहाँ कमज़ोर है। उन कमजोरियों को पहचान कर उन कमजोरियों को दूर करते हुए और हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसकी तैयारी के साथ चलेंगे, तब इस नई शिक्षा नीति के फल हम आम जनता तक पहुँचा पाएंगे। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि देश पर एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाना चाहिए। कोई भी टेक्स्ट बुक छपेगी जब तक उस रेगुलेटरी अथॉरिटी का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं हो तब तक कोई प्रकाशन उस किताब को नहीं छापेगा, ताकि सब विषयों में एकरूपता रहे। दमोह में महिला शिक्षक को 3 महीने से वेतन न मिलने पर उसके पति ने डीयू ऑफिस के सामने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर पहुंच अभय शर्मा नाम के शख्स को आत्मदाह करने से रोका और उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि मारुताल हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षक सहित कुछ शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों की माली हालत खस्ता हो चुकी है। शिक्षा विभाग इसे टेक्निकल समस्या बता रहा है। प्रदेश भर के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर आधी रोटी और थाली के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
दरअसल नियमितीकरण और 90% वेतनमान नीति 2 साल बाद भी लागू नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मांग जल्द पूरी करने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोल दिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुरैना में आज 32 कुल पॉजिटिव नए मरीज मिले हैं। सागर में कोरोना के 13 नए पॉजिटिव मिले हैं। उज्जैन जिले की आज की रिपोर्ट निकलकर जो सामने आई है 14 पॉजिटिव पाए गए हैं। नरसिंहपुर दतिया में आज 8 नए संक्रमित पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना के नए आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सागर में कोरोना के 13 नए केस मिले हैं, तो वहीं उज्जैन जिले की जो आज की रिपोर्ट है 14 पॉजिटिव वहां पर पाए गए हैं। नरसिंहपुर दतिया में 8 नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मुरैना में आज 32 नए पॉजिटिव मिल गए हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केरल में विमान रनवे पर फिसला है। कोझिकोड में विमान रनवे पर फिसला है। केरल में बड़ा हादसा हुआ है। कोझिकोड में विमान रनवे पर फिसला है। दुबई से आए विमान की लैंडिंग यहां पर हुई थी। इस दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया, क्रैश हो गया। विमान 2 हिस्से में टूट गया। 180 लोग इस विमान में सवार थे। 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 यात्रियों की मौत की खबर है। बारिश की वजह से रनवे पर यह विमान फिसला है। एयरपोर्ट जो है वो एक का टेबल टॉप एयरपोर्ट है। कोझिकोड का हवाई अड्डा भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है और इस वजह से रनवे पर यह विमान फिसला है। डीजीसीए से मिली जानकारी के अनुसार विमान के खाई में गिरने की भी जानकारी। बारिश की वजह से रनवे पर विमान फिसला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 11 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुबई से आए विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह से 11 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। बारिश की वजह से रनवे पर यह विमान फिसला है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।